Dear student, today I am going to explain you one important topic related to resonance, that is called parallel resonance. Previous वीडियो में मैंने आपको सीरीज resonance के बारे में बताया था। तो आज हम देखने जा रहे हैं पैरेलल resonance। देखो, सीरीज resonance और पैरेलल resonance में बहुत कुछ सिमिलरिटीज मिलेगी आपको। नाउ सी, दिस इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। देखो, इंडक्टर एक कॉइल को ही इंडक्टर कहते हैं, सो कोई बात नहीं है। ये जो रेजिस्टर है उसकी रेजिस्टेंस आर है। ये जो इंडक्टर है इसकी इंडक्टेंस कैपिटल है, और ये जो कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस कैपिटल सी है। तो हर डिवाइस की एक अपनी एक वैल्यू होती है ना। तो रेजिस्टर को हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे रेजिस्टेंस को, इंडक्टर के इंडक्टेंस को, है ना, कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करेंगे। ये इसकी अपनी मटेरियल की वैल्यू होती है, इसकी आकार की, है ना, इसकी अपनी एक वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है। और कैपेसिटर की भी एक अपनी कांस्टेंट वैल्यू होती है। अलग अलग कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की वैल्यू अलग हो जाती है। सो और एक चीज़ और बता दूं मैं कि ये तीनों जो है, तीनों डिवाइस करंट का कहीं ना कहीं विरोध करता है ना। तो रेजिस्टेंस जो विरोध करेगा, रेसिस्टर जो विरोध करेगा उसको रेजिस्टेंस कहते हैं, कैपिटल आर से भी करते हैं। अगर कोई इंडक्टर अगर करंट का विरोध करता है, अपोज करता है, तो उसको क्या कहते हैं, एक्सेल कहते हैं, दैट इज नोन एज इंडक्टिव रिएक्टेंस। और उसी तरह से कैपेसिटर अगर करंट का जो अपोज करेगा, है ना, वो हिंड्रेंस पैदा करेगा करंट के फ्लो में, उसको क्या कहेंगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, XC, है ना। तो यहाँ पे हमने तीनों को पैरेलल में जोड़ रखा है टू द मेन सप्लाई, दैट इज जो वोल्टेज जो मेन सप्लाई है वो VS है। ओके, तो VS इज द मेन सप्लाई ऑफ द वोल्टेज, और मेन सप्लाई में IS करंट फ्लो कर रही है ना। और IS चूँकि पैरेलल में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है ना, तो इसमें IR करंट गया, इसमें IL करंट गया, इसमें IC करंट गया, है ना। लेकिन तीनों का वोल्टेज जो है सेम होता है, पैरेलल में वोल्टेज बराबर होता है, आपको मालूम है। तो इसका भी VS, इसका VS है, तो इसका VS, इसका VS, इसका VS। ओके, नाउ हियर what I've written, when a resistor of resistance R, an inductor of inductance L, and a capacitor or capacitance capital C are connected in parallel, पैरेलल में जोड़ा रखा है, then resonance is achieved। resonance कब होता है, when capacitive reactance that is XC, जिसका वैल्यू होता है 1/ωc, मैंने पहले ही बताया था बेसिक फैक्ट्स में। कैपेसिटिव रिएक्टेंस becomes equal to inductive reactance that is XL is equal to ओमेगा एल। तो अगर ये दोनों बराबर हो जाता है तो हम उस स्थिति में कहते हैं कि ये रिजोनेंस हो गया। इन दिस केस पैरेलल कॉम्बिनेशन में इन दिस केस क्या होता है, जब रिजोनेंस होती है तो इम्पेडेंस Z बिकम्स मैक्सिमम। इम्पेडेंस Z क्या है, तो तीनों का जो विरोध है, ये भी करंट को विरोध करेगा, ये भी करंट को विरोध करेगा, ये भी करंट को विरोध करेगा, तो कुल मिलाकर विरोध कितना हुआ, दैट इज नोन एज इम्पेडेंस। So net hindrance to the flow of current on behalf of resistor, on behalf of inductor, and on behalf of capacitor, in total it is called impedance, capital J। और ये मैक्सिमम हो जाता है रिजोनेंस की स्थिति में, ये मैक्सिमम हो जाता है। याद रखना, सीरीज रिजोनेंस में ये उल्टा होता है। सीरीज रिजोनेंस जब की स्थिति बनती है, सीरीज रिजोनेंस में जब रिजोनेंस की स्थिति बनती है उस समय Z जो होता है वो मिनिमम होता है और करंट मैक्सिमम हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। पैरेलल रिजोनेंस में जो Z है वो मैक्सिमम हो जाएगा और करंट मिनिमम हो जाएगा। ओके, नाउ ये आपकी फेजर डायग्राम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इसमें हम बताते हैं कि किस तरीके से जो फेज होती है, करंट की फेज, करंट का फेजर डायग्राम है कि इसमें जो करंट फ्लो कर रही है IR, इसमें जो करंट फ्लो कर रही है, इसमें करंट फ्लो हो रही है, इसका फेज डिफरेंस क्या है। तो आप देखोगे कि अगर IR जो है, जो रेजिस्टर जो करंट फ्लो कर रही है, अगर उसको हम 0 डिग्री पर ले लें, अगर IR इधर जा रहा है तो इसकी जो फेज है, IL की फेज है, वो π/2 90 डिग्री आगे चलती है ना। और जो कैपेसिटर में जो करंट होगी वो π/2 पीछे चलेगी, मतलब जो IC है वो लैग बिहाइंड, पीछे चलता है π/2 से करंट के, या रेजिस्टर के करंट से, रेजिस्टर में जो करंट फ्लो हो रही है उससे, और रेजिस्टर में जो करंट फ्लो हो रही है उससे π/2 आगे चलता है किसका करंट, इंडक्टर का करंट। ओके, सो ये फेजर डायग्राम हमें बताता है कि आपस में जो फेज रिलेशन है वो क्या है। अब देखो, अब यहाँ पर देखोगे कि जो फेज है, ये जो IL जो है, दैट इज करंट इन द इंडक्टर, उसकी दिशा अगर ऊपर है तो करंट जो कैपेसिटर में जा रहा है वो उसकी दिशा नीचे है, दोनों उल्टे दिशा में है। अगर वेक्टर के मेथड से देखा जाए तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करने पे हैं। अगर हम मान के चले कि IL बड़ा है IC से, है ना,
करंट इन इंडक्टर इज मोर देन करंट इन द कैपेसिटर, तो नेट जो रिएक्टेंस किधर होगा, इधर की ओर होगा। कितना होगा, तो IC घटा लेंगे IL में से, क्योंकि IL बड़ा है IC में से, तो नेट इस दोनों का जो नेट निकल गया IL माइनस IC, और IR तो इधर है ही। अब ये दो, अगर एक इसे वेक्टर मान लूँ तो दो वेक्टर का जो मेथड होता है वेक्टर सम का, वो क्या होता है, ये रिजल्टेंट हो जाता है ना। तो हमारा अगर इधर IR है, इधर IL माइनस IC है, तो ये मेरा क्या हो जाता है, रिजल्टेंट हो जाता है। रिजल्टेंट कौन होगा, यही IS। तो ये IS, ये तीनों का करंट को अगर हम सम अप करते हैं इस मेथड से, वेक्टोरियल मेथड से, हमने तीनों को देखो सिंपली नहीं जोड़ा है, IR प्लस IL प्लस जो नहीं जोड़ा है, ऐसा इसलिए नहीं जोड़ा है कि सबका फेज अलग है, इसका फेज अलग है, इसका फेज अलग है, तो उसको वेक्टर मेथड से ही हमें ऐड करना होगा। तो वेक्टर मेथड से अगर हम IS निकालेंगे तो वेक्टर मेथड क्या कहता है कि दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, है ना। तो उस हिसाब से देखो, अगर IL बड़ा है IC से, तो यूजिंग फेजर डायग्राम हमारा IS जो है, ये IS जो नेट होगा वो कितना होगा, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर अंडर रूट। तो देखो दिस स्क्वायर IR स्क्वायर प्लस IL माइनस IC का होल स्क्वायर अंडर रूट कर दिया। अब अगर VS इज, अगर इसका वोल्टेज VS है, इसका भी वोल्टेज VS, इसका भी वोल्टेज VS है, तो R की जगह पर हम लिख सकते हैं ना VS, IR की जगह पर क्या लिख सकते हैं, VS अपॉन R। तो IR की जगह पर मैंने VS अपॉन R लिख दिया। IL की जगह पर क्या लिख सकते हैं, VS अपॉन L, है ना। ओम्स लॉ क्या कहता है कि I इजिकल टू V अपॉन R होता है ना। तो वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, तो इसकी रेजिस्टेंस R है, इसकी रेजिस्टेंस एक तरीके से XL कहें, इसकी रेजिस्टेंस एक तरह से XC कहें, तो V अपॉन रेजिस्टेंस विल बी करंट। तो उसी तरीके से हमने ये जो करंट जो है उसको निकालने के लिए V में इसकी रेजिस्टेंस XL को डिवाइड कर दिया है। यहाँ पर भी IC इजिकल टू VS अपॉन XC किया है। अब ये VS स्क्वायर तीनों में कॉमन है, बाहर निकाल लूँ मैं, तो VS रूट के भी बाहर आ जाएगा, तो VS हो जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, 1/R का होल स्क्वायर प्लस 1/XL का माइनस 1/XC का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ये VS को मैं नीचे ले आऊँ तो IS अपॉन VS हो जाता है। अब ये तो वही मैंने कॉपी किया है, IS अपॉन VS 1/Z कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि VS, ये Z क्या है, नेट इम्पेडेंस, टोटल रेजिस्टेंस। तो अगर हम कहें कि ये VS का सोर्स है और ये वोल्टेज है, करंट IS है, तो इसका जो Z क्या होगा, तीनों मिलाकर के जो रेजिस्टेंस होगा Z होगा। तो हम कह सकते हैं ओम्स लॉ के अनुसार IS इजिकल टू VS अपॉन Z, जहाँ Z क्या है, इम्पेडेंस, टोटल हिंड्रेंस। तो इसी ओम्स लॉ को फॉलो करते हुए हम लिख सकते हैं कि IS अपॉन VS इजिकल टू 1/Z। इस रिलेशन को देखो, तो IS अपॉन VS इजिकल टू 1/Z मैंने लिख दिया। तो 1/Z को हम लोग एक कैपिटल Y से भी रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज नोन एज एडमिटेंस। Z इम्पेडेंस होता है, कैपिटल Y इज कॉल्ड एडमिटेंस, एंड इट इज रेसिप्रोकल ऑफ इम्पेडेंस Z। और ये Y जो है वो Z का रेसिप्रोकल होता है। ओके, नाउ वी विल सी कि जब रिजोनेंस होगी पैरेलल में, सीरीज में भी यही कंसेप्ट है, पैरेलल में भी यही कंसेप्ट है कि रिजोनेंस के केस में क्या होता है कि आपका जो रिएक्टिव आपकी जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होती है और कैपेसिटिव रिएक्टेंस दोनों बराबर हो जाती है ना। तो एट रिजोनेंस वी विल सी XL इजिकल टू XC, है ना, कैपेसिटिव इंडक्टिव रिएक्टेंस इजिकल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो XL की फॉर्मूला तो होती है ओमेगा नॉट L, है ना, जहाँ ओमेगा नॉट क्या है, रिजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एक ऐसा फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो स्पेशल है, क्योंकि हमने नॉट लगाया है, क्यों, क्योंकि रिजोनेंस है। इस स्थिति में क्या होगा, XL XC बराबर होगा, इसलिए स्पेशल टैग सिंबल दिया है ओमेगा नॉट। उसी तरह से XC का वैल्यू क्या होता है, 1/ωc, ओमेगा नॉट लिखा है क्योंकि ये स्पेशल एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, क्यों, क्योंकि ये रिजोनेंस की स्थिति बनती है। तो इस स्थिति में अगर आप दोनों की वैल्यू पुट कर दो, ओमेगा नॉट को ऊपर ले आओ, L को नीचे ले जाओ, तो ओमेगा नॉट स्क्वायर इजिकल टू 1/LC हो जाता है। तो ओमेगा नॉट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, रूट इधर आ जाएगा, तो 1/√LC। तो दिस इज इंपॉर्टेंट फार्मूला, है ना। ये हो गया आपका रिजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो रिजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी को अगर डिफाइन करना है तो आप कैसे करोगे, आप लिखोगे रिजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है जिस पोजीशन पे आपकी जो एडमिटेंस है वो मिनिमम हो जाती है और Z जो है वो मैक्सिमम हो जाता है। मैंने बताया था ना कि Z जो है वो मैक्सिमम हो जाता है ना, एट रिजोनेंस। मतलब इस स्थिति में ओमेगा नॉट जो है रिजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ना, जिस समय आपकी एडमिटेंस मिनिमम हो जाती है ना, एडमिटेंस घट रहा है, और चूँकि एडमिटेंस का रेसिप्रोकल Z होता है, तो Z जो है वो क्या है, वो मैक्सिमम होता है, और Z जो इम्पेडेंस है, जो विरोध है करंट का, वो ज़्यादा होगा, तो नेचुरली करंट घट जाएगा, करंट मिनिमम होगा। तो इन पैरेलल रिजोनेंस इट इज़ फाउंड दैट
एंगुलर रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है जिस सिचुएशन में, जिस समय आपकी जो है जेड इम्पेंडेंस नेट रेजिस्टेंस वो मैक्सिमम होती है। करंट नेचुरली अगर जेड इम्पेंडेंस ज़्यादा होगा तो करंट मिनिमम हो जाएगा और एडमिटेंस भी मिनिमम हो जाता है। ओके, तो अब देखो हमने तो ये आपकी ये ओमेगा नोट, ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई एफ इज़ द फ्रीक्वेंसी। एफ नोट मैंने लिखा है क्योंकि ये स्पेशल फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि ये रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। तो एफ नोट इक्वल टू क्या होता है, अगर 2 पाई नीचे आ जाएगा तो एफ नोट इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। तो दिस इज द फ्रीक्वेंसी रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला। ओके, नाउ एट रिजोनेंस इम्पेंडेंस, रिजोनेंस की स्थिति में क्या होती है, एज आई टोल्ड यू इम्पेंडेंस जेड इज मैक्सिमम, एडमिटेंस y इज मिनिमम एंड करंट इज ऑल्सो मिनिमम। सो I मिनिमम निकालने के लिए हम लोग जो मिनिमम करंट कैसे निकालेंगे, तो नेट जो वोल्टेज है बाई V अपॉन R। यू नो ओम्स लॉ क्या कहता है कि R इज ये जो I इज इक्वल टू V अपॉन R होता है ना, है ना, V अपॉन R होता है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पर टोटल का रेजिस्टेंस क्या है, Z है, तो R की जगह पर हम Z लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, करंट इजकल टू वोल्टेज अपॉन इम्पेंडेंस। तो I मिनिमम इजकल टू VS तो है ही आपका टोटल वोल्टेज अपॉन जेड मैक्सिमम। जेड मैक्सिमम क्यों लिखा मैंने, क्योंकि रिजोनेंस में आपका जेड मैक्सिमम हो जाता है। तो I मिनिमम इक्वल टू VS अपॉन जेड मैक्सिमम। अब ना वो इंपॉर्टेंट टर्म है क्यू फैक्टर, दैट इज क्वालिटी फैक्टर, मैंने पहले भी डिस्कस किया है। तो रिजोनेंस की स्थिति में, पैरेलल रिजोनेंस में क्वालिटी फैक्टर जब निकालते हैं उसकी फॉर्मूला क्या है, तो VS स्क्वायर अपॉन एल, VS यू नो पावर इजकल टू V स्क्वायर अपॉन R है ना, P इजकल टू V स्क्वायर बाई R होता है ना, पावर इजकल टू V स्क्वायर अपॉन R। तो यहाँ पे VS स्क्वायर अपॉन एक्सएल क्या है, पावर ऑफ द इंडक्टर को हम लोग पावर ऑफ द रेजिस्टर से डिवाइड कर दें, पावर VS स्क्वायर अपॉन R, इसका पावर हो जाएगा, है ना, इसका रेजिस्टेंस R है, इसका रेजिस्टेंस आपको एक्सएल मान लिया, तो दोनों का पावर से डिवाइड करते हैं, मतलब पावर ऑफ द इंडक्टर बाई पावर ऑफ द रेजिस्टर, तो आपको ये क्वालिटी फैक्टर मिलता है। और VS स्क्वायर कैंसिल हो गया तो R अपॉन एक्सएल हुआ। उसी तरह से चूँकि क्वालिटी फैक्टर का एक और फार्मूला है पावर ऑफ कैपेसिटर बाई पावर ऑफ रेजिस्टर। चूँकि ये इसलिए कि दोनों की रेजोनेंस की स्थिति में एक्सएल और एक्सी इक्वल हो जाती है ना, इसलिए ये क्वालिटी फैक्टर को हम लोग इसके रिस्पेक्ट में भी निकाल सकते हैं। तो VS स्क्वायर अपॉन एक्सी कर दिया हमने, इसका पावर बाई इसका पावर कॉमन होगा, इसका भी VS स्क्वायर कॉमन कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा R ऊपर एक्सी नीचे आ जाएगा। तो क्वालिटी फैक्टर की फॉर्मूला क्या हो गई, आइदर R अपॉन एक्सएल या R अपॉन एक्सी इन केस ऑफ पैरेलल रिजोनेंस। ओके, अब इसको आगे बढ़ाते हैं, R अपॉन एक्सी को अगर हम आगे बढ़ाते हैं, आप एक्सएल को भी आगे बढ़ा सकते हैं, दोनों इक्विवेलेंट है क्योंकि एक्सएल और एक्सी बराबर हो गया, रिजोनेंस में तो एक्सएल एक्सी बराबर होता है ना, तो आप चाहे एक्सएल लो या एक्सी लो कोई बात नहीं है। हम R अपॉन एक्सी को लेके चलते हैं, तो एक्सी का फॉर्मूला क्या हो जाता है 1 अपॉन ओमेगा नॉट सी, आई टोल्ड यू। अब ये क्या होगा, ओमेगा नोट सी ऊपर चला जाएगा तो ओमेगा नोट सी आर हो जाएगा। उसके बाद ओमेगा नोट को हम लोग 2 पाई एफ नोट लिख सकते हैं। उसके बाद एफ नोट का जो फ्रीक्वेंसी, ये जो एफ नोट का वैल्यू है, ये वाला वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये 2 पाई कैंसिल हो जाता है, तो बचा है 1 अपॉन अंडर रूट एल सी और सी आर ऊपर चला जाएगा। अब ये देखो सी जो है सी आर अपॉन अंडर रूट एल सी, तो इसको तोड़ दिया मैंने, रूट एल इंटू रूट सी तोड़ दिया, रूट अलग अलग कर दिया, रूट से ये सी रूट सी बार कट जाता है ना, क्योंकि रूट सी इंटू रूट सी होता है। तो ये ऊपर रूट सी, नीचे रूट एल और ऊपर आर, तो आर अंडर रूट सी बाई एल हो गया। तो ये हमारा क्वालिटी फैक्टर क्यू फैक्टर निकल गया। ओके, सो क्यू फैक्टर इज इक्वल टू आर अंडर रूट सी अपॉन एल इन केस ऑफ पैरेलल रिजोनेंस। ओके, नाउ वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी वर्सेस एडमिटेंस। तो एडमिटेंस जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो वैसे वैसे एडमिटेंस घटती जाती है। जब ये रिजोनेंस की स्थिति है, ये है रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी, है ना, तो रिजोनेंस की स्थिति में क्या होती है, रिजोनेंस की स्थिति में क्या होती है कि ये एडमिटेंस मिनिमम हो जाती है ना, और इसके पहले एक्सी बड़ा होगा एक्सएल से और इसके बाद एक्सएल बड़ा होगा एक्सी से। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन रिजोनेंस। वी हैव described parallel resonance today, है ना। In previous video I had explained to series resonance. So both are very important. Thank you.